ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स। हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में चीजें जानेंगे। जो प्रीवियस पार्ट है उसके अंदर हमने पढ़ रखा है कि बहुत कम नॉन मेटल्स हैं दुनिया में। मेटल्स के मुकाबले नॉन मेटल्स बेहद कम है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। मेटल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स दुनिया में कम है, गिनती में कम है, लेकिन अमाउंट ज्यादा है। जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैस से ही बना है ना, तो गैस जो है वो हमें पूरी तरह से ढके हुए, तो लाजमी बात है कि गैसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, मान लिए 71% अराउंड नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कुछ एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, ब्रोमीन के अलावा। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, याद रखिएगा। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज कार्बन सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, सल्फर सॉलिड है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए, क्या नॉन मेटल्स के अंदर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसी तरह सिमिलर हैं जैसे कि मेटल्स की? आइए देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.7 ने आपको मैं बताया कि कुछ सैंपल्स दीजिए। कार्बन, कार्बन का क्या, कहां से लाएंगे सैंपल? ग्रेफाइट या फिर कोल। सल्फर ले लें, आयोडीन ले लें। अब ये सब आपको मिलेगा तो लेबोरेटरी में, और तो कहीं नहीं मिलेगा, लैब में ही मिल सकता है। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 से 3.4 तक वैसे ही करिए कि क्या उसको आप देखिए चमक उसके अंदर है या नहीं है। और क्या क्या हमने किया था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देखिए जाती है या नहीं जाती है, हीट कंडक्ट करा के देखिए जाती है या नहीं जाती है, क्या उसको हम काट सकते हैं, क्या पीट करके चादर बना सकते हैं उसकी, या ये सब होता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप ये टेबल पूरी कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी खूबियां उसके अंदर, मेटल होने और नॉन मेटल में, दोनों में फर्क इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट जो भी आप ले रहे हैं, सिंबल उसका, टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस उसका टाइप, सरफेस कैसा है। ठीक है, हार्डनेस है या नहीं है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, सोनोरिटी, किसी चीज से टकरा के आवाज पैदा होती है या नहीं। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम, एक मिनट पेज मोड़ दूं, ज्यादा बेहतर नजर आएगा। इन सब के बेसिस पर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड किए थे 3.1 में, डिस्कस करिए जनरल प्रॉपर्टीज किस किस की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की क्या हो सकती हैं। अब आपने ये जरूर, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेटल्स, यानी वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपके साथ क्या परेशानी आएगी? आप ये देखेंगे कि भाई खाली फिजिकल प्रॉपर्टी से, यानी छूने से, ऐसे 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 करने से, ठीक है, नहीं पता चलेगा कि चीजें नॉन मेटल हैं या मेटल हैं। आइए अब आगे देखते हैं, फिर पता कैसे चलेगा। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल्स मर्क्यूरी को छोड़ करके, याद रखिएगा, मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सब मेटल्स, ठीक है, सॉलिड्स की तरह होते हैं। सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्टिविटी 3.5 आपको यही बताती है। आपने ये, यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम में बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम और सीजियम बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है उसका।
ये दो मेटल्स जो हैं मेल्ट हो जाएंगे, अगर आप अपने हाथ पे रखें उसको उतने ही में मेल्ट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है आयोडीन, जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसमें चमक होती है। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक है। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन इसकी अलग अलग फॉर्म्स में मौजूदगी है। अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। जब कोई भी एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे, ये उसके एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप कहते हैं, एलोट्रॉपी कहा जाता है उसको। कार्बन जैसे कि डायमंड है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट दूसरा एलोट्रॉप कार्बन का, ये इसके अंदर से हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, यानी तार इसके बनाए जा सकते हैं। और ग्रेफाइट है कहाँ पे, जो आपकी पेंसिल की नोक है ना, वो ग्रेफाइट है। एल्कलाई मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बेहद सॉफ्ट हैं। इतने सॉफ्ट है कि इनको आप चाकू से काट ले जाएं। उनके पास डेंसिटी बहुत कम होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, ठीक है। अब एलिमेंट्स और भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप में, क्लियरली कर सकते हैं। हाँ, अल्कलाई। एल्कलाई का मतलब बेस, हम लोग कल पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार। वो क्षार जो पानी में घुल जाएं एल्कलाई कहलाते हैं, ठीक है। एल्कलाई, हाँ एल्कलाई मेटल, यानी इनकी जो खूबियां हैं एसिड की तरह नहीं होती हैं बल्कि एल्कलाई की तरह होती हैं। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इसी तरह के हैं, ठीक है। अब एलिमेंट को आप और बेहतर तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा बेहतर तरीका है चीजों को बंटवारे का। अब आइए यहां से हम धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जरा गौर से समझिए। मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसका कुछ सल्फर पाउडर ले लीजिए, बर्न कीजिए यानी जलाइए मैग्नीशियम रिबन को, और कलेक्ट करिए उसकी राख और पानी में इसको घोलिए। टेस्ट करिए, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर पे टेस्ट कीजिए। क्या जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक, ये बताना है आपको। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा तो बेसिक है, ब्लू लिटमस को रेड करेगा तो एसिडिक है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर को आप बर्न करिए, एक टेस्ट ट्यूब में उसको रखिए। बर्निंग टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बर्न कर पाएंगे आपसे, और उससे जो धुआं निकले उसको आप उसी टेस्ट ट्यूब में रखिए। फिर से आप थोड़ा पानी मिला दीजिए उसमें और हिलाइए। उस सॉल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस से भी टेस्ट करिए। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सल्फर का, ये एसिडिक है या बेसिक, ये पता कीजिए। अब आप इसके इक्वेशंस लिखिए। जैसे जब आपने मैग्नीशियम को यानी Mg+ जब जलाया यानी ऑक्साइड मिला, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल गई, जलने पर ऑक्सीजन मिल गई, तो Mg+O2 इसका आपको रिएक्शन बताना है, ठीक है। ऑब्वियसली MgO बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जब सल्फर पाउडर को यानी Na+ पानी, उसको आपने पहले बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद उसमें H2O मिलाया, तो क्या हुआ वो आप इक्वेशंस लिखिए। वो ये है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो, वेट, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब पानी में घुलते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जब वो डिसॉल्व किए जाएं वाटर में, ठीक है। अब हम अगले सेक्शन में इसके बारे में, मेटल ऑक्साइड्स के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अभी आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, समझिए उसको। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ
Going on, we will learn about chemical properties of metals in the following section 3.1 से 3.2.1 से 3.2.4 तक देखते हैं इसको. फॉर दिस कुछ सैंपल्स इकट्ठा कीजिए मेटल्स के. कौन कौन से मेटल के? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम. इनको इकट्ठा कीजिए. देन फिर क्या होगा जब इकट्ठा करेंगे? इन मेटल्स के साथ क्या होता है जब ये हवा में बर्न किए जाते हैं? क्या होता है ये देखें. अब जो एक्टिविटी 3.8 में हमने पीछे कर चुके हैं, मैग्नीशियम को बर्न कराया था एयर में, तो क्या होता है एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम पैदा होती, बहुत चमकदार सफेद रोशनी. क्या सारे मेटल्स इसी तरह से दिखाते हैं, शो करते हैं? चेक करते हैं एक एक्टिविटी के जरिए. कॉशन, थोड़ा सा आप जरा सावधानी बरतिए. जो एक्टिविटी है ये टीचर का असिस्टेंस चाहती है, ऑब्वियसली बगैर टीचर के असिस्टेंस के हो भी नहीं पाएगा. Hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. ये जो सैंपल्स है एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम वगैरह का, जो भी आपको सैंपल मिला है उसको आप जलाने की कोशिश करिए, लेकिन चिमटी से पकड़ के. अलग अलग मेटल सैंपल से ये काम करिए. जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको फॉर्म जो होता है उसको कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद प्रोडक्ट्स लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन. सब कुछ ठंडा हो जाने दीजिए. जैसे आपने लोहा लिया तो जब उसको बर्न करेंगे तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए. कौन सा मेटल आसानी से बर्न होता है उसका नाम लिखिए. कौन सा फ्लेम कलर ऑब्जर्व करते हैं जब मेटल बर्न होता है? फ्लेम का क्या कलर होता है वो भी नोट करना है. हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? बर्निंग के बाद मेटल का सरफेस कैसा दिखता है? अरेंज करेंगे इसी हिसाब से डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. कौन सा सबसे तेज बर्न हुआ उसको सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते नीचे तक आना है. अब देखिए क्या ये प्रोडक्ट्स पानी में घुल सकते हैं? आइए देखते हैं. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. तकरीबन सभी मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं. जब तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन से आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल For example, when copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide. आप लोग अनस और सुम्बुल आप लोग गौर कीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जो हमारे कोर्स में मौजूद है. ठीक है. और खालिद मियां आपके भी कोर्स में ये मौजूद है, तो लिहाजा इसको बहुत गौर से कोशिश करिएगा, एक से ज्यादा बार. ठीक है ना. बहुत केयरफुली सीखिए चीजें जो हम बता रहे हैं इस वक्त. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तकरीबन सारे ही मेटल्स के बारे में आपको ये खूबी पता चलेगी कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है उनकी, यानी जब बर्निंग होती है तो वो मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है. जैसे अगर मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो MgO बनेगा, कॉपर को करेंगे तो CuO बनेगा. ठीक है. लिथियम को करेंगे LiO बनेगा. अपनी अपनी वैलेंसी के साथ सेट होंगे, बट जो मैं बता रहा हूं AgO बनेगा इसी तरह. ठीक है. AuO बनेगा, ऑरम ऑक्साइड. ठीक है. जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे जब. ठीक है. अब उनकी वैलेंसी के हिसाब से आपको उन्हें सेट करना पड़ेगा. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और जिन मेटल्स की वैलेंसी 1 है तो वो क्या बनेंगे? जैसे सोडियम उसकी वैलेंसी 1 है तो Na2O, लाइक दैट. ठीक है. इस चीज को याद रखिए. अब ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ये काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब कॉपर को हीट करते हैं एयर में तो ये ऑक्सीजन से जुड़ता है और कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है. कॉपर 2 ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड है. कॉपर के ऊपर ब्लैक ब्लैक
जो सतह पर जम जाती है उसको कहते, कालिक जो जमती है वो ब्लैक ऑक्साइड है कॉपर का। 2Cu प्लस O2, बीइंग कॉपर की भी वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन तो 2 है ही, तो इसलिए CuO बना। अगर एल्यूमिनियम के साथ फॉर्म करेंगे इसको, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al प्लस O2। Al की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह देखिए, आपने ये पिछले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हमने ये भी देखा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर उनका बेसिक होता है, यानी एल्कलाइन नेचर होता है, यानी क्षारीय। लेकिन कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इस तरह के जो मेटल्स ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से भी और बेसिस से भी, और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर दोनों ही बनाते हैं, है ना, as well as to produce salts and water are known as। और ऐसे मेटल्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकें और क्या बनाए, साल्ट बनाए और पानी बनाए, तो होता है, इस तरह के मेटल्स को कहते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप बताइए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जब आप HCl के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट जम जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और Al2O3 जब आप रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो आपको वो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है और वाटर बनता है। सोडियम एल्यूमिनेट भी एक साल्ट है और ये बेसिक साल्ट है। ठीक है, most metal oxides are insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkalis। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पानी में घुलते ही नहीं है, लेकिन कुछ इनमें से डिसॉल्व होते हैं वाटर में और बनाते हैं एल्कलाइज। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं वाटर में, प्रोड्यूस करते हैं एल्कलाइज। कैसे, सोडियम ऑक्साइड Na2O plus H2O that gives you 2 sodium hydroxide, 2 NaOH, okay, K2O potassium oxide plus H2O that gives you potassium hydroxide। ठीक है, ज्यादातर metals insoluble in water but some of these dissolve in water ताकि alkalis बन सकें। ठीक है, पानी में घुलने वाले बेसिस को एल्कलाई कहते हैं, याद रखिए। इनमें दो आपके शामिल हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। चलिए, अब हमने ये ऑब्जर्व किया एक्टिविटी में, जरा जो भी की थी एक्टिविटी उसका एंड समझ लें कि जितने मेटल्स हैं वो रिएक्ट डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ जो उनकी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग मेटल्स अलग अलग एक्टिविटी रिएक्टिविटीज शो करते हैं ऑक्सीजन से। अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अलग अलग तरह से करते हैं, कुछ तेज रिएक्शन करते हैं, कुछ बहुत स्लो करते हैं, कुछ करते ही नहीं। मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन करता है, दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। आप खुले में छोड़ दिए तो आग लग जाएगी, इतनी तेज रिएक्शन होता है। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट accidental fires they are kept immersed in kerosene oil। kerosene oil में दो ये metals कौन कौन से, पोटेशियम एंड सोडियम, इनको केरोसिन ऑयल में रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि जब ये खुले में छोड़ते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न हो जाते हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead
ये कवर्ड रहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ये सारे मेटल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। आप कभी देखिए तांबे के बर्तनों को, उस पे ग्रीन कलर की लेयर बनने लगती है फफूंदी की तरह। ये क्या है? कॉपर का ऑक्साइड है। और इसी तरह चांदी को ज्यादा दिन हवा में एक्सपोज छोड़ दीजिए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्लैक कवरिंग बना लेगा, चांदी काली पड़ने लगती है। ये क्या है? ये सिल्वर का ऑक्साइड है उस पर, ठीक है। इसी तरह जिंक है, एल्यूमिनियम है, इन पे भी तो हमें बार बार साफ करना पड़ता है, थिन लेयर बनाते हैं ऑक्साइड की। ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है, इससे क्या होता है कि मेटल्स और ज्यादा ऑक्सीडेशन से बचता है। ऑक्सीडेशन क्या है? बर्निंग इन ऑक्सीजन, मिक्सिंग विद ऑक्सीजन, ये सब है ऑक्सीडेशन। तो अब अगर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती तो हवा से डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाता है, कुदरत का निजाम है ये, उसकी अपनी खूबी है मेटल की, ठीक है, कि वो अपने ऊपर एक कार्बन की, वो ऑक्सीजन की लेयर बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, उससे वो और ज्यादा हवा में गलेगा नहीं। ये समझ लीजिए। ओके, द प्रोटेक्टिव कार ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously. आयरन तो बर्न होता नहीं हीट पर, लेकिन आयरन फिलिंग्स बहुत तेज जलती हैं, ठीक है। वन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर की फ्लेम में जो आप देखते हैं कि आयरन का जो मतलब बहुत पतले पतले वायर्स बचते हैं वो सब जल जाते हैं, तेज जलते हैं। कॉपर तो बर्न होता ही नहीं है। लेकिन हॉट मेटल को, ये लिखा ना, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन जो हॉट मेटल है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हाई टेम्परेचर पे, उसकी वजह यही है। ओके, अब हम एक, जस्ट वेट, ओके, ये अगला पार्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या चीज है? आपने सुना होगा वर्ड कलई कराना, कलई, ठीक है। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक मोटी लेयर किसी चीज पर चढ़ा देना एनोडाइजिंग कहलाता है। और एल्यूमिनियम डेवलप करता है एक थिन ऑक्साइड लेयर जब वो हवा में एक्सपोज किया जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट, इससे से क्या फायदा होता है? दूसरा, और ज्यादा वो चीज गलती नहीं, जो रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप उसमें ऑक्साइड की लेयर को और थोड़ा मोटा कर दें। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, जब एनोडाइजिंग होता कैसे है समझ लिए, एकदम साफ सुथरा एल्यूमिनियम का कोई आर्टिकल लिया, इज मेड द एनोड, उसको एनोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट में उसको गुजारते हैं बैटरी की तरह सिस्टम में, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है एनोड पर, वो रिएक्ट करती है एल्यूमिनियम के साथ और उसके ऊपर मोटा ऑक्साइड लेयर बना देती है। ये जो ऑक्साइड लेयर है इसको आसानी से कलर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम आर्टिकल्स अट्रैक्टिव फिनिश के दिखाई देंगे उससे। आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, जब आप एक्टिविटी 3.9 यानी ये पीछे जो मौजूद थी वो करेंगे तो आपको ये समझ में आया कि सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है ऑफ द सैंपल्स। मेटल्स के सैंपल्स जो लिए गए उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम की वो लेस विगरस है, मतलब तेज नहीं होती मैग्नीशियम की, implying that it is not as react। इससे क्या पता चलता है कि सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम रिएक्टिव कम है। लेकिन बर्निंग जो ऑक्सीजन की है डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड। लेकिन ऑक्सीजन में सिर्फ बर्न करने से ही नहीं पता चल पाएगा कि जिंक, आयरन, कॉपर या लेड की रिएक्टिविटी क्या है। अब क्या करेंगे, हम कुछ और रिएक्शंस करेंगे इसके लिए, ये जानने के लिए कि जिंक, आयरन, कॉपर और लेड ये किस तरह से रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए देखते हैं। What happens when metals react with water? एक क्वेश्चन अराइज होता है, जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। चलिए जवाब ढूंढते हैं। कॉशन, सावधान रहिए। पहले एक्टिविटी में तो आपको कोई ना कोई आपका लैब टीचर वहां मौजूद होना चाहिए। जब भी लैब में आप ऐसा काम करें, कलेक्ट करें सैंपल्स
उसी तरह के मेटल्स के जो पहले से अभी करते आए 3.9 तक। स्मॉल पीसेस सैंपल के अलग अलग बीकर्स में डालिए जो आधा भरे हों कोल्ड वाटर से। कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तेज कर रहा है, अरेंज कर लिए। किसने ज्यादा तेज रिएक्शन की, किसने कम तेज की, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कोल्ड वाटर की रिएक्टिविटी टेस्ट हो गया। क्या आपने पाया कि कोई मेटल आग पकड़ा वाटर पे, उसका भी नाम लिख लीजिए। क्या आपने पाया कोई मेटल कुछ देर के बाद पानी पे फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, उसको भी लिख लीजिए। कौन कौन से जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं। फिर मेटल्स को आप ऐसे सेट कीजिए कि जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं किए थे। फिर क्या करें, कोल्ड वाटर से उनको निकाल लीजिए और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। हाफ फिल्ड रहे पानी, पूरा ना भरे, आधे में करा के देखें हॉट वाटर के साथ। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, उनको भी अरेंज कर लिया अपैरेटस में। जो हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट किए उनको भी निकाल लीजिए। फिर उनको स्टीम के साथ रिएक्ट कराइए, धुएं के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट कराइए। चेक करिए कौन सा मेटल स्टीम से भी रिएक्ट नहीं किया। अरेंज करिए मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, देखिए एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ, यहां बताया गया स्टीम का एक्शन क्या क्या होता है। ओके, जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाते हैं मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मेटल्स अक्सर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मेटल ऑक्साइड जो कि पानी में सोल्यूबल है वो पानी में घुल जाएंगे ताकि वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना सकें। लेकिन सारे मेटल ऐसा नहीं करते क्योंकि सारे मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। जो मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल का, मेटल ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, यानी डुअल प्रोसेस है। पहले आपने मेटल को पानी में डाला, मेटल का ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन निकल गई। फर्दर आपने और उसको पानी में रख दिया, छोड़ दिया, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि उसमें से हाइड्रोजन फौरन ही निकल जाती। जैसे ही हाइड्रोजन निकलती है और वो हवा फौरन ही आग पकड़ सकती है। ठीक है, जैसे आपने कैल्शियम वही पोटेशियम को लिया पानी में, फट से हीट एनर्जी निकली और वो आग पकड़, और जैसे ही हीट निकलेगी हाइड्रोजन भी निकल रही है, फट से हाइड्रोजन को बर्न करेगा, यानी मेटल पानी के ऊपर ही आपको आग लगती दिखाई देगी। उसी तरह सोडियम का भी हाल है। रिएक्शन जो कैल्शियम के साथ है वाटर की वो लेस वायलेंट है, इसके अंदर कम हीट एक्सपोज होती है। जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन को जला सके। तो ये आपका कैल्शियम के साथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोट, कैल्शियम थोड़ी देर बाद फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपरी सतह पे क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक हो जाते हैं मेटल के सरफेस पे, तो सब हल्क। अब जब उसके अंदर हाइड्रोजन बबल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको फिर क्या होगा, उसका वेट कम महसूस होगा, उसे फ्लोट करा देंगे उसको। ये कहिए जैसे ट्यूब के जरिए इंसान पानी के अंदर जो ट्यूब लगा के तैरते हैं तो डूबते नहीं, उसी तरह ये समझ लीजिए। तो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता ही नहीं कोल्ड वाटर से, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर से और बनाता है सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये भी फ्लोट करना शुरू कर देता है क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं। मेटल जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तो कोल्ड और हॉट दोनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ ताकि मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना सकें। ठीक है, अब मेटल्स का क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और आगे इसके चलेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, मुझे लगता है इसको भी, चलिए इसको नए तरीके से करेंगे।